हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद आर एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड दैट टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। एंड हमने ये पढ़ा था कि जब दो करंट कैरिंग वायर्स है वो एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं। फर्दर हमने चैप्टर 6 पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर, टाइम के साथ चेंज करने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम टाइम के साथ चेंज करेंगे तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा? तो इसका आंसर अब हम आगे पढ़ते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल argued that this was indeed the case. Not only an electric current but also a time varying electric field generates magnetic field. Then हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बल्कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। अगर हम एम्पियर्स सर्किटल लूप को अप्लाई करें एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए किसी भी, देखो, while applying the ampere circuital law to find magnetic field at a point outside a capacitor connected to a time varying conductor, टाइम वेरिंग करंट, अगर हमने कैपेसिटर के बाहर, हमारे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर, ठीक है, ये नहीं, हमारा कैपेसिटर है एंड हमने कैपेसिटर के बाहर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी। किसके थ्रू? एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू। ठीक है, सो मैक्सवेल noticed an inconsistency in the ampere circuital law. He suggested the existence of an additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency. देखो, जब जो मैक्सवेल है उन्होंने कैपेसिटर के बाहर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी जो कि टाइम वेरिंग करंट कनेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग करंट, मतलब जो करंट है वो समय के साथ बढ़ रहा था घट रहा था, मतलब कुछ इस टाइप से समय के साथ उसमें घटना बढ़ना हो रहा था, मतलब कांस्टेंट करंट नहीं था, टाइम वेरिंग करंट था। ठीक है, अब जो मैक्सवेल ने जब वो एम्पियर सर्किटल लॉ एसीएल को लगा रहे थे अपने इस प्रोजेक्ट में तो उन्हें एक एडिशनल करंट दिखा। तो उन्होंने जो ये इनकन्सिस्टेंसी उन्हें दिख रही थी इसे हटाने के लिए उन्होंने इस जो ये एडिशनल उन्हें करंट दिख रहा था उसे इन्होंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर रिसोर्सेज। मैक्सवेल ने एक सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्व करी, फॉर्मुलेट करी, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड उनके सोर्सेज, चार्ज और करंट डेंसिटीज ये सब था। दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हम ये कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। टुगेदर विद द लॉरेंस फोर्स फार्मूला चैप्टर 4 दे मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऑल द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारे मिलकर, अगर हम लॉरेंस फार्मूला को भी मिला लो जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ये मैथमेटिकली सारे बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्रेस करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन to emerge from Maxwell's equation is the existence of electromagnetic waves. जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रेडिक्शन मैक्सवेल की इक्वेशन को देखकर हुआ था वो था कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिस्ट करती है। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, बट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिस्ट करती है विच आर कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपगेट इन स्पेस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों कपल्ड टाइम वेरिंग होती है जो कि स्पेस में प्रोपगेट करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों।
The speed of the waves according to these equations turned out to be very close to the speed 3 into 10⁸ अगर हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम EM वेव की स्पीड निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारी स्पीड ऑफ लाइट की जितनी आती है. ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. This led to the remarkable conclusion that light is an electromagnetic wave. इससे एक बहुत ही remarkable conclusion निकला कि लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्योंकि देखो जितनी स्पीड हमारी EM वेव की आई थी उसके बराबर, मतलब उसके लगभग उसके स्पीड ऑफ लाइट की आई थी. तो बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही अजीब बात निकली कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो मैक्सवेल्स वर्क thus unified the domain of electricity, magnetism and light. अगर हम एक सार में बात करें तो जो मैक्सवेल का काम है ना, वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट के डोमेन को यूनिफाई करते हुए बात करी थी. आपने हर्ट्स सुना होगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, वो इसी साइंटिस्ट के नाम पर है, हर्ट्स. इन 1885 एक्सपेरिमेंटली डेमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देन 1885 में हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंटल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस बताया. इट्स टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी and others led in due course to the revolution in communication that we are witnessing today. तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी काम करा था उन्होंने. ये जो आज हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे ये बन रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्कस द नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी जो नीड है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. देन वी प्रेजेंट अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे. द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम गामा रेज. एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो कि गामा रेज से लॉन्ग रेडियो वेव्स तक होता है. मतलब एक स्पेक्ट्रम है हमारा EM वेव्स का. ठीक है. हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेंट एंड रिसीव्ड फॉर कम्युनिकेशन, उसे हम चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी EM वेव्स भेजी जाती है एंड रिसीव करी जाती है ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 4 दैट एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. मैक्सवेल शोड दैट फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. मैक्सवेल ने एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ सोची कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है. दिस इफेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड विजिबल लाइट एज वेल एज ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो ये इफेक्ट है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं चेंज करूँ टाइम के साथ, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर एक इलेक्ट्रिकल करंट है उसके आसपास वो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूँ टाइम के साथ तो तब भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा है तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. तो इस इफेक्ट से जो भी हमारे एग्जिस्टेंस है, रेडियो वेव्स, गामा रेज, इन सब का वो पता लगता है. टू सी हाउ अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. To see how a changing electric field gives rise to a magnetic field. किस तरह से एक changing electric field magnetic field को rise देती है. Let us consider the process of charging of a capacitor. हम consider करते हैं, मान लेते हैं, let us consider the process of charging of a capacitor and apply Ampere's circuital law given by chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में हमने ये एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था. ठीक है. यही था ना, enclosed magnetic field into dl is equal to mu naught I enclosed. ठीक है. to find magnetic field at a point outside the capacitor.
फिगर नंबर 8.1, figure number 8.1 shows a parallel plate capacitor C, which is a part of circuit through which a time dependent current IT flows. जो ये है, ये क्या शो कर रहा है, इसे देखो, ये क्या शो कर रहा है, shows a parallel plate capacitor C, which is a part of a circuit, जो कि एक सर्किट का पार्ट है, हमें दिख रहा है, थ्रू विच अ टाइम डिपेंडेंट करंट IT फ्लोज, टाइम पर डिपेंड करता हुआ मतलब टाइम वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है. लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सच एज P. हम चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट P पर, मैंने ये मान लिया P. अब एम्पियर सर्किटल लूप में यहाँ पर हम एक लूप कंसिडर कर लेंगे. फॉर दिस वी कंसिडर अ प्लेन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r whose plane is perpendicular to the direction of the current carrying wire. whose plane is perpendicular to the direction of current carrying wire. करंट कैरिंग वायर ये है एंड उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है, एंड विच इज सेंटर्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वायर. फ्रॉम सिमेट्री the magnetic field is directed along the circumference of the circular loop and is the same in magnitude at all points on the loop, so that if B is the magnitude of the field, the left side of equation 8.1 is 2 pi r. हमने सर्कुलर लूप इमेजिन कर कंसिडर किया था. इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, ठीक है. बी यहाँ पर डी एल हमारा क्या है, ये 2 पाई आर, म्यू नॉट आई, आई हमारा टाइम वेरिंग है आई टी. नाउ कंसिडर अ डिफरेंट सरफेस विच हैज़ द सेम बाउंड्री. दिस इज अ पॉट लाइक सरफेस which nowhere touches the current but has its bottom between the capacitor plates. Its mouth is the circular loop mentioned above. Another such surface is shaped like a tiffin box without the lid. On applying Ampere circuital law to such surfaces with the same parameter, we find that the left hand side of equation 8.1 ये रही, has not changed, but the right hand side is 0 and not mu naught I, since no current passes through the surface of figure 8.1b and c. तो इन्होंने जो इस पैराग्राफ में लिखा है, इन्होंने बस इसके अंदर ये बताया है कि आपको इस तरह से, अब हम लूप को इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका सरफेस अलग तरह से ले लेते हैं, एक टिफ़िन बॉक्स की तरह ले लिया इसमें, ठीक है, एंड इस टाइप से. सो वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन. कैलकुलेटेड वन वे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, कैलकुलेटेड अनदर वे द मैग्नेटिक फील्ड इज एट P 0. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ किसी केस में देखें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे आ रही है, एंड वही सेम पॉइंट P पर है. Since the contradiction arises from our use of Ampere circuital law, this law must be missing something. ये जो लॉ है ये कुछ ना कुछ मिस कर रहा है. The missing term must be such that one gets the same magnetic field at point P, no matter what surface is used. We can actually guess the missing term by looking carefully at figure 8.1c. Is there anything passing through the surface S? क्या S से कोई चीज़ पास कर रही है बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट्स? यस, दिख तो रही है ना. ये क्या है, ये कैपेसिटर के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यस, ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. If the plates of the capacitor have an area A and total charge Q, the magnitude of electric field between the plates is Q by A epsilon naught. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना. The field is perpendicular to the surface. सरफेस के परपेंडिकुलर है ये फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स. इट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया ए ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एंड वेनिशेज आउटसाइड इट. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है थ्रू द सरफेस एस. यूजिंग गॉस लॉ इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. नाउ इफ द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स चेंजेस विद टाइम देयर इज अ करंट I is equal to dq by dt. So that using equation 8.3 we have d phi by dt is equal to d phi कितना है, फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी. सो ये कितना आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये डी क्यू बाय डी टी. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर कंसिस्टेंसी. सो आई हमारा यहाँ पर कितना आ गया है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. ये हमारे डी क्यू बाई डी टी होता क्या है, ये हमारा करंट ही तो होता है. सो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया. सो आई हमारा कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. ओके, so this is the missing term in Ampere circuital law. If we generalize this law by adding to the total current carried by conductors through the surface another term which is epsilon naught times the rate of change of electric flux through the same surface, the total has the same value of current I for all sources. If this is done, there is no contradiction in the value of B obtained anywhere using the generalized Ampere's law. B at the point P is non-zero no matter which surface is used for calculating. What you need to remember, देखो कोई भी सरफेस तुम यूज करो, नो मैटर विच सरफेस इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग इन. ठीक है, B at a point P, magnetic field at a point P outside the plates is the same as at a point M just inside as it should be. The current carried by conductors due to flow of charges is called conduction current. So conduction current क्या होता है, the current carried by conductors due to flow of charges. इसमें देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा चाहे प्लेट के आउटसाइड है पॉइंट, चाहे उन प्लेट्स के अंदर है पॉइंट, तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगी. क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी बी ठीक है. अब कंडक्शन करंट क्या है, कंडक्शन करंट होता है द करंट कैरीड बाय कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट. द करंट गिवन बाय इक्वेशन 8.4 इज अ न्यू टर्म एंड इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. 8.4 देख लेते हैं पहले. ये इक्वेशन 8.4 क्या है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी. ठीक है, द करंट गिवन बाय दिस इज अ न्यू टर्म एंड इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग की वजह से. और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एन ओल्ड टर्म स्टिल यूज समटाइम्स. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं या फिर मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. ये जो करंट है हमारा किस वजह से आया था, देखो हमने समझा ना, यहाँ पर हमने सरफेस लिया, ये सरफेस ले लिया, ये सरफेस ले लिया. सरफेस से कुछ भी मैटर नहीं करता है. यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इस चीज़ को अच्छे से समझो. द मिसिंग टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P no matter what surface is used. We can actually guess the missing term by looking carefully at. Is there anything passing through the surface S between the plates of capacitor? Yes. The electric field, if the plates of capacitor
If the plates of capacitor have an area A and a total charge Q, the magnitude of the electric field E between the plates is Q by A epsilon naught. The field is perpendicular to the surface S. It has the same magnitude over the area A of the plates and vanishes outside it. ठीक है, तो ये है हमारा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. The generalization made by Maxwell then is the following. The source of a magnetic field is not just the conduction electric current due to flowing charges but also the time rate of change of electric field. देखो, the source of magnetic field is not just the conduction electric current due to flowing charges. मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्शन इज नॉट जस्ट द कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लोइंग चार्जेस. देखो क्या कहने का मतलब है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स में से जो चार्ज फ्लो कर रहा है सिर्फ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रेट को चेंज कर दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रेट को चेंज कर दें, वो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है. यहाँ पर हमने क्या बात करी है, यहाँ हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है. ठीक है, यहाँ हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है इतने में. मोर प्रिसाइजली द टोटल करंट आई इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट डिनोटेड बाय IC एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डिनोटेड बाय ID. क्योंकि जब मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्हें एक कोई एक्स्ट्रा करंट दिख रहा था. ठीक है, उन्हें क्या दिख रहा था, देखो यही लिखा हुआ था ना, उन्हें एडिशनल करंट दिखा था एंड जिसे उन्होंने क्या नाम रखा, डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, तो आज के बाद हम क्या कहेंगे, टोटल करंट क्या है, टोटल करंट जो भी हमारा कंडक्शन करंट है एंड जो भी एडिशनली वो करंट दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट वो. तो टोटल करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू IC प्लस डी फाई ई बाई डी टी. फाई ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. In explicit terms, this means that outside the capacitor plates, we have only conduction current and no displacement current. मतलब अगर हम सिंपली बात करना चाहें तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर, ठीक है, तो कैपेसिटर के बाहर सिर्फ कंडक्शन करंट होता है. देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाहर तो हमारा नॉर्मल वाला वही करंट है ना. अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कोई कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. ठीक है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, द करंट carried by conductors due to flow of charges is called conduction current. The generalized and correct Ampere circuital law has the same form as equation 8.1 with one difference. The total current passing through any surface of which the closed loop is the parameter is the sum of the conduction current and the displacement current. तो इसलिए ये हमारा एक जनरलाइज्ड लॉ है. ठीक है, एंड इसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ. In all respects, the displacement current has the same physical effects as the conduction current. किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट के सेम फिजिकल इफेक्ट्स है कंडक्शन करंट की तरह ही. इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल, steady electric fields in a conducting wire, the displacement current may be zero. steady electric fields के अंदर मतलब कंडक्टिंग वायर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट ज़ीरो हो सकता है, since the electric field E does not change with time.
In other cases, in other cases, for example, the charging capacitor above both conduction, the charging capacitor above both conduction and displacement currents may be present in different regions of a space. In most of the cases, they both may be present in the same region of a space, as there exists no perfectly conducting or perfectly insulating medium. Most interestingly, there may be a large regions of a space where there is no conduction current, but there is only a displacement current due to time varying electric fields. In such a region, we expect a magnetic field, though there is no current source nearby. The prediction of such a displacement current can be verified experimentally. For example, a magnetic field, say at a point M, between the plates of a capacitor in figure 8.2a, can be measured and is seen to be the same as that just outside at point P. The displacement current has literally far reaching consequences. One thing we immediately notice is that the laws of electricity and magnetism are now more symmetrical. Symmetrical का मतलब they are still not perfectly symmetrical. There are no known sources of magnetic field, magnetic monopoles analogs to electric charges which are sources of electric field. So Faraday's law of induction states that there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. Faraday's law of induction क्या कहता है? Faraday's law of induction says that there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. Since the EMF between 2 points 1 and 2 is the work done per unit charge in taking it from 1 to 2, the existence of an EMF implies the existence of an electric field. So we can rephrase Faraday's law of electromagnetic induction by saying that a magnetic field changing with time gives rise to an electric field. तो अगर हम फैराडेज लॉ ऑफ EMI को कहना चाहे, रीफ्रेज करना चाहे, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a magnetic field changing with time gives rise to an electric field. Then the fact that an electric field changing with time gives rise to a magnetic field is the symmetrical counterpart and is a consequence of the displacement current being a source of a magnetic field. Thus, time-dependent electric and magnetic fields gives rise to each other. Faraday's law of EMI and Ampere-Maxwell law give a quantitative expression of this statement, with the current being the total current, as in equation 8.5. One very important consequence of this symmetry is the existence of EM waves, which we discuss qualitatively in the next section. ये तुम्हें चीज़ याद रखनी है, मैक्सवेल की इक्वेशन वैक्यूम में, equation of Maxwell in vacuum. Maxwell's equation in vacuum. सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के लिए गॉस लॉ EDA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म BDA इज इक्वल टू 0. फैराडेज लॉ क्या है? EDL. फैराडेज लॉ EDL इज इक्वल टू माइनस d∅b बाय dt इंटीग्रल. एंड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या है? BDL इज इक्वल टू, ये इन्होंने क्या लिखा है, म्यू आई एनक्लोज्ड होता था ना, अभी इस आई को हमने अभी तो निकाला है कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट d∅e बाय dt. ठीक है, म्यू नॉट से तो मल्टीप्लाई हो नहीं है ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8.1. A parallel plate capacitor with circular plate of radius 1 meter has a capacitance 1 nanofarad
at t is equal to 0, it is connected for charging in series with a resistor R across a 2-volt battery. Calculate the magnetic field at a point P halfway between the center and periphery of the plates after time this. ओके, सो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो इन्होंने कैसे करा हुआ है, टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी है ना. आर कितना है, 1 दिया हुआ है, एंड सी कितना है, सॉरी आर सी हमारा 10⁻⁻⁹, आर है 10⁻⁶, कितना आ गया 10⁻⁻3. ठीक है. देन वी हैव, हमें क्यू टी का फॉर्मूला पता है, सी वी इंटू 1 - e⁻ -t/टाउ कितना है 10⁻⁻3 हमने निकाला. ठीक है, ये आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है बिटवीन द प्लेट्स. हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. मैग्नेटिक फील्ड BDL d∅e/dt. तो यहाँ पर हम phi अब हमारी इस टर्म में आ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर हमें चाहिए होता है. ठीक है, सो E हमें निकालना पड़ेगा. E कैसे निकलेगा, Q/A∁0. ठीक है, हमने Q भी निकाल लिया है, चार्ज हमने निकाल लिया है, अपॉन A∁0 करना है. Q/A∁0. एरिया क्या है, πr². पाई आर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये पाई आ गया. ये हमारा एरिया ऑफ प्लेट्स है. कंसिडर नाउ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1/2 मीटर पैरेलल टू द प्लेट्स passing through P. The magnetic field B at all points on the loop is along the loop and of the same value. हमने एक सर्कुलर लूप कंसिडर की जिसका रेडियस है 1.5 मीटर पैरेलल टू द प्लेट पासिंग थ्रू P. ओके, अब हम phi E होगा इंटू एरिया ऑफ द लूप. उस लूप का हमने रेडियस हाफ लिया था, πe/4. डाट वुड बी Q/4ε0. डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहे सो इस तरह से हम निकाल पाएंगे. 1/4 dq/dt. Question number 8.3 topic electromagnetic waves. Sources of electromagnetic waves. How are electromagnetic waves produced? किस तरह से electromagnetic waves को बनती है. Neither stationary charges nor charges in uniform motion steady currents can be sources of electromagnetic waves. ना तो कोई भी एक स्टेशनरी चार्ज, मतलब वो चार्ज रेस्ट पर है, ना ही ऐसे चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में, मीन्स स्टेडी करेंट्स. The former produces only electrostatic fields, while the latter produces magnetic fields that, however, do not vary with time. It is an important result of Maxwell's theory that accelerated charges radiate electromagnetic waves. मैक्सवेल थ्योरी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि जो एक्सेलरेटेड चार्जेस है वो EM वेव्स को रेडिएट कर सकते हैं.
ठीक है, but we can accept it on the basis of rough qualitative reasoning. Consider a charge oscillating with some frequency. An oscillating charge is an example of accelerating charge. This produces an oscillating electric field in space, which produces an oscillating magnetic field, which in turn is a source of oscillating electric field, and so on. The oscillating electric and magnetic fields thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. The frequency of the EM wave naturally equals the frequency of oscillation of the charge. The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source, the accelerating charge. The oscillating, I'm repeating this, the oscillating electric and magnetic fields thus regenerate each other, so to speak, as the wave propagates through the space. The frequency of the electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of the charge. The energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source, the accelerated charge. From the preceding discussion, it might appear easy to test the prediction that light is an electromagnetic wave. इस डिस्कशन से हमें क्या पता लग रहा है? इट माइट अपीयर ईजी, it might appear easy to test the prediction that light is an electromagnetic wave. We might think that all we needed to do was to set up an AC circuit in which the current oscillate at the frequency of visible light, say yellow light, but alas, this is not possible. देखो इस डिस्कशन में हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताना ये तो इजी था. हम ये सोचिए कि हम क्यों ना एक ऐसा सेटअप बनाते कि जिसमें एसी सर्किट है, हम उसमें एसी सर्किट का सेटअप करते जिसके अंदर जो करंट है वो ऑसिलेट कर रहा है, एंड हम उसे इस तरह की फ्रीक्वेंसी पर लाए कि जो विजिबल लाइट की रेंज में आ जाए. जैसे कि ये लेट सपोज येलो लाइट की रेंज में हम ले आए, बट अलास दिस इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है. येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, while the frequency that we get even with modern electronic circuits is hardly about 10⁻11 हर्ट्ज. आज के टाइम पर हमारे जो मॉडर्न बिल्कुल टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम 10⁻11 हर्ट्ज ही फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं. This is why the experimental demonstration of electromagnetic wave had to come in the low frequency region, the radio wave region, as in the Hertz experiment 1887. आज के टाइम पर जब हम 10⁻11 हर्ट्ज तक ही पहुँचे हैं, तो ये देखो कितने सालों पुरानी ये डिस्कवरी हुई है 1887 में. तो उस टाइम पर तो और भी कम लो फ्रीक्वेंसी रीजन पर हमें अपना एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था. Hertz's successful experimental test of Maxwell theory created a sensation and sparked off other important works in the field. Two important achievements in this connection deserve mention. 7 years after Hertz, Jagdish Chandra Bose, working at Calcutta, now Kolkata, succeeded in producing and observing electromagnetic waves of much shorter wavelength, 25 mm to 5 mm. देखो, दो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हमें इस कनेक्शन में लिखनी और चाहिए. 7 साल बाद, हर्ट्ज के 7 साल बाद जगदीश चंद्र बोस इंडियन कलकत्ता में काम कर रहे थे एंड सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग EM वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ. देखो, हर्ट्ज के बाद 7 साल बाद जो जगदीश चंद्र बोस है वो EM वेव्स को और भी ज़्यादा छोटी वेवलेंथ पर ऑब्जर्व एंड प्रोड्यूस करने में सफलता प्राप्त की. His experiment, like that of Hertz, was confined to the laboratory. At around the same time, Guglielmo Marconi in Italy followed Hertz's work and succeeded in transmitting EM waves over distances of
many kilometers. Marconi's experiment marks the beginning of the field of communication during using EM waves. Using EM waves. ये जो ब्लू बॉक्सेस में तुम्हें दिख रहा है ना, ये हम चैप्टर को रीड करने के बाद हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है. सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लेट्स सपोज हम ये अभी पढ़ लेते हैं. हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जर्मन फिजिसिस्ट है who was the first to broadcast and receive radio waves. He produced EM waves, sent them through space and measured their wavelength and speed. Okay. He showed that the nature of their vibration, reflection and refraction was the same as that of light and heat waves, establishing their identity for the first time. He also pioneered research on discharge of electricity through gases. इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से डिस्चार्ज होती है गैसेस के थ्रू, एंड डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ 8.3.2 को हम पढ़ रहे हैं. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इट कैन बी शोन फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन EM वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैक्सवेल की इक्वेशन को देखकर हमें पता लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारी EM वेव के अंदर परपेंडिकुलर होती है एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इट अपीयर्स रीजनेबल से फ्रॉम आवर डिस्कशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. Consider figure 8.2. The electric field inside the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plates. फिगर नंबर 8.2 देख रहे हैं. देखो फिगर 8.2 के अंदर ये किस तरह से अलाइंड है, परपेंडिकुलर है ना, देख ली. परपेंडिकुलर. इट अपीयर the electric field inside the plates of capacitor is directed perpendicular to the plates. The magnetic field this gives rise to via the displacement current is along the perimeter of a circle parallel to the capacitor plates. So B and E are perpendicular in this case. This is a general feature. In figure 8.4 we show a typical example of a plane electromagnetic wave propagating along द Z डायरेक्शन. 8.4 ये रहा, ठीक है. द इलेक्ट्रिक फील्ड EX is along the x-axis and varies sinusoidally with Z at a given time. The magnetic field BY is along the y-axis and again varies sinusoidally with Z. The electric and magnetic fields EX and BY are perpendicular to each other and to the direction Z of propagation. We can write EX and BY as follows. E naught sine kz minus omega d, kz minus omega t, and by को b naught sine kz minus omega t. Here k is related to the wavelength lambda of the wave by the usual equation. K is equal to 2 pi by lambda and omega is the angular frequency. K is the magnitude of the wave vector. Wave vector का ये magnitude है और propagation vector. K and its direction describes the direction of propagation of the wave. K की जो direction है ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को डिनोट करता है. द स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज ओमेगा बाय के. v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के. 11th में भी वेव्स में तुमने पढ़ा होगा. यूजिंग दीज टू इक्वेशंस फॉर EX and BY and Maxwell's equation 1 finds that ओमेगा इज इक्वल टू सी के. इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू सी के. C इज इक्वल टू, जहाँ पर C क्या है, C इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. द रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू सी के इज द स्टैंडर्ड वन फॉर वेव्स. C फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 15.4 of class 11th physics textbook. This relation is often written in terms of frequency. V is equal to omega by 2 pi and wavelength lambda is equal to 2 pi by k. Lambda is equal to 2 pi by k. So
टू पाई, देखो ओमेगा इज इक्वल टू सी के होता है ना, ओमेगा को हम 2 पाई/t लिखते हैं, 2 पाई म्यू ओमेगा। ओमेगा क्या है देखो, ये हमारा रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू सी के। यहाँ पर क्या है, 2 पाई म्यू इज इक्वल टू सी के को हम 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, वी लैम्डा इज इक्वल टू सी। ठीक है। It is also seen from Maxwell's equation that the magnitude of the electric and the magnetic fields in an electromagnetic wave are related as B naught is equal to E naught by C. Magnetic field is equal to electric field upon speed of light. We here make remarks on some features of EM waves. They are self-sustaining oscillations of electric and magnetic field in free space or vacuum. They differ from all the other waves we have studied so far in respect that no material medium is involved in the vibrations of the electric and magnetic field. Sound waves in air are longitudinal waves of compression and refraction. साउंड वेव्स हमने पढ़ी है हवा में, वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. ट्रांसवर्स इलास्टिक sound waves can also propagate in a solid which is rigid and that resist shear. Scientists in the 19th century were so much used to this mechanical picture that they thought that there must be some medium pervading all space and all matter which responds to electric and magnetic field just as any elastic medium does. They call this medium ether. वेरी नाइस. देखो 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट है वो उनके दिमाग में एक मैकेनिकल पिक्चर बनी हुई थी that they thought that there must be some medium pervading all space and all matter which responds to electric and magnetic fields just as any elastic medium does. They called this medium ether. They were so convinced of the reality of this medium that there is even a novel called Belt The Poison Belt by wait ये चीज साइंटिस्ट ने ये चीज सोची थी. इनफैक्ट इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है. पॉइजन बेल्ट बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल, द क्रिएटर ऑफ द फेमस डिटेक्टिव शार्लॉक होल्मस, where the solar system is supposed to pass through a poisonous region of ether. We now expect that no such physical medium is needed. देखो पहले अब जैसे कि हमें पता है कि हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि साउंड वेव्स को तो ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, बट ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं है. बट पुराने टाइम में 19 सेंचुरी में जो साइंटिस्ट है वो ये सोचते थे कि कोई ना कोई मीडियम होगा ऐसा मैटर में, हमारे अर्थ कोई भी यूनिवर्स में ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्ड कर रही है. ठीक है, उन्होंने इमेजिन करा कि ये कोई इलास्टिक सा मीडियम होगा एंड इन्होंने इस मीडियम के स्पेशली नाम भी रख दिया ईथर. ठीक है, एंड इतना मतलब इतने कन्विंस हो गए थे ये इस चीज़ से, इस मीडियम के बिल्कुल रियल समझने लगे थे. एंड इनफैक्ट इसके ऊपर एक नॉवल भी लिखा गया था, द पॉइजन बेल्ट. सर आर्थर कॉनन डॉयल ने ये लिखा था. बट एज वी ऑल नो कि ईएम वेव्स को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है मीडियम की. ठीक है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, ये सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस है. ये फ्री स्पेस वैक्यूम किसी में भी फीचर हो सकती है.
The famous experiment of Michelson and Morley in 1887 demolished conclusively the hypothesis of ether. जो फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ माइकलसन और मॉर्ले का, फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकलसन एंड मॉर्ले, उससे हमें पता लगा जो ये ईथर की हाइपोथेसिस है वो सब खत्म हो गई. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग इन स्पेस एंड टाइम कैन सस्टेन ईच अदर इन वैक्यूम, बट व्हाट इफ अ मटेरियल मीडियम इज एक्चुअली देयर. क्या होता अगर मटेरियल मीडियम को ये सच में वहाँ होता तो. वी नो डैट लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डस प्रोपगेट थ्रू ग्लास. हमें पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड वो ग्लास से भी पास कर जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन अर्लियर that the total electric and magnetic fields inside a medium are described in terms of a permittivity and a magnetic permeability. These describe the factors by which the total fields differ from the external fields. These replace epsilon naught and mu naught in the description to electric and magnetic fields in Maxwell's equations with the result that in a material medium of permittivity epsilon and magnetic permeability mu, the velocity of light becomes v is equal to 1 upon under root mu epsilon naught. Thus the velocity of light depends on electric and magnetic properties of the medium. देखो जो हमारे लाइट की वेलोसिटी है, कहाँ गया. The velocity of light depends on electric and magnetic properties of the medium. ठीक है. We shall see in the next chapter that the refractive index of one medium with respect to the other is equal to the ratio of velocities of the light in two medium. तो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में वो किसके इक्वल होता है, उनकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी उन मीडियम में क्या है उनके इक्वल होता है. The velocity of the electromagnetic waves in free space or vacuum is an important fundamental constant. It has been shown by experiments on electromagnetic waves of different wavelengths that this velocity is the same independent of wavelength to within a few meters per second out of a value 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. The constancy of the velocity of EM waves in vacuum is so strongly supported by experiments and the actual value is so well known now that this is used to define a standard of length. Namely, the meter is now defined as the distance traveled by light in vacuum in a time. अगर हमें डिस्टेंस भी निकालना है ना तो इस तरह से देखो निकल जाएगा. This has come about for the following reason. The basic unit of time can be defined very accurately in terms of some atomic frequency. Frequency of light emitted by an atom in a particular process, the basic unit of length is harder to define as accurately in a direct way. Earlier measurement of C using earlier units of length converged to a value of about this meter per second. Since C is such a strongly fixed number, unit of length can be defined in terms of C and the unit of time. मतलब इस जो ये पूरा पैराग्राफ है इसमें तुम्हें ना यही बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी एक्यूरेटली मेज़र की गई है कि ये गलत नहीं हो सकती. C is strongly a fixed number. Unit of length can be defined in terms of C and the unit of time. ठीक है. अब Hertz not only showed the existence of EM waves
but also demonstrated that the waves which had wavelength 10 million times that of the light waves could be diffracted, refracted and polarized. हर्ट्स ने सिर्फ ये ईएम वेव्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं बताया था, उन्होंने उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो वेवलेंथ जो हमारे लाइट वेव से 10 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ी है, वो डिफ्रैक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है एंड पोलराइज हो सकती है. Thus he conclusively established the wave nature of the radiation. Okay, so further he produced stationary EM waves and determined their wavelength by measuring the distance between two successive nodes. तो उन्होंने किस तरह से प्रोड्यूस किस तरह से इन्होंने किया आगे, he produced stationary EM waves and determined their wavelength by measuring the distance between the two successive nodes. Since the frequency of the wave was known, being equal to the frequency of the oscillator, he obtained the speed of wave using the formula v is equal to and found that the waves traveled with the same speed as the speed of light. The fact that EM waves are polarized can be easily seen in the response of a portable AM radio to a broadcasting station. If an AM radio has a telescopic antenna, it responds to the electric part of the signal. When the antenna is turned horizontal, the signal will be greatly diminished. Some portable radios have horizontal antenna, usually inside the case of radio, which are sensitive to the magnetic component of the EM wave. Such a radio must remain horizontal in order to receive the signal. In such cases, response also depends on the orientation of the radio with respect to the station. Okay. Do EM waves carry energy and momentum like other waves? क्या EM waves के अंदर भी energy and momentum होता है दूसरी waves की तरह? Yes, they do. We have seen in chapter number 2 that in a region of free space with electric field there is an energy density. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड that in a region of free space with electric field there is an energy density, वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी होती है. सिमिलरली एज सीन इन चैप्टर 6 एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड बी is a magnetic energy density. As EM wave contains both electric and magnetic fields, there is a non-zero energy density associated with it. Now consider a plane perpendicular to the direction of propagation of the EM wave. If there are on this plane electric charges, they will be set and sustained in motion by the electric and magnetic fields of the EM waves. The charges thus require energy and momentum from the waves. This just illustrates the fact that an EM wave, like other waves, carries energy and momentum. Since it carries momentum, an EM wave also exerts pressure, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर. देखो इसमें हमने इस पैराग्राफ में मैं तुम्हें समरी बता दूं, क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है दूसरी वेव की तरह? करती है, ऑफ कोर्स करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस से बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से. तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि जब फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक एनर्जी डेंसिटी होती है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2. सिमिलरली हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी होती है, डैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी तो होनी ही है. ठीक है. सो दिस जस्ट इलस्ट्रेट्स द फैक्ट
that an EM wave carries energy and momentum. Since it carries momentum, an EM wave also exerts pressure. जैसे कि इसमें मोमेंटम कैरी होता है, इसमें मोमेंटम होता है, तो एक ईएम वेव भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर. इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इन टाइम टी इज यू, it can be shown that it can be shown that the magnitude of the total momentum delivered to this surface for complete absorption is p is equal to u by c. p is equal to u by c. p is equal to u by c. When the sun shines on your head, you feel the energy being absorbed from the EM waves. Your hands get warm. EM waves also transfer momentum to your hand. But because C is very large, the amount of momentum transferred is extremely small and you do not feel the pressure. देखो, जब हमारे सिर पर सूरज चमक रहा होता है तो हम भी उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं. देखो, अगर हम धूप में हो गए तो हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे. वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ईएम वेव्स है वो भी मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है हमारे हाथों पे. बट जो उसका सी है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत 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 ज़्यादा होता है. इसी वजह से हमें उस मोमेंटम को हम फील नहीं कर पाते. ठीक है, हमें कुछ प्रेशर फील नहीं होता है क्योंकि सी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है. इसी वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता है. 1903 में जो अमेरिकन साइंटिस्ट है निकोल्स एंड हल, उन्होंने सक्सीडेड इन मेजरिंग रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट एंड वेरीफाइड. वो रेडिएशन, हमारी जो विजिबल लाइट है उसका रेडिएशन प्रेशर निकाल पाए थे. इट वॉज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 × 10⁻⁻⁶. उन्हें क्या मिला? इट वॉज फाउंड टू बी, रेडिएशन प्रेशर मिला है ये. रेडिएशन प्रेशर इट वॉज फाउंड टू बी ऑर्डर ऑफ 10 × 10⁻⁻⁶ विजिबल लाइट का. थस ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर द फोर्स ड्यू टू रेडिएशन इज ओनली अबाउट 7 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन. अगर मैं एरिया लूँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो फोर्स उस रेडिएशन की वजह से 7 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन की लगती है. कितनी ज़्यादा कम है ना. -9, 10⁻⁻⁹ बहुत कम होता है. The great technological importance of EM waves stems from their capability to carry charge from one place to another. The radio and TV signals from broadcasting stations carry energy. Light carries energy from the sun to the earth, thus making life possible on the earth. Example number 82. A plane EM wave of frequency this travels in free space along the x direction at a particular point in space and time. E की वैल्यू ये है एंड बी, व्हाट इज़ बी एट दिस पॉइंट. मैग्नीट्यूड हमें बताना है बी का. बी इज इक्वल टू ई बाई सी, ये चीज़ हमने पढ़ी है. ई हमें दिया हुआ है 6.3. सी की वैल्यू डालो, आ गया. अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, ई देखो 6.3 जे कैप है, मीन्स वाई डायरेक्शन में है. एंड वेव प्रोपगेट्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, क्वेश्चन में ही गिवन है. थस बी शुड बी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई. वेक्टर अलजेब्रा को यूज़ करके ई क्रॉस बी शुड बी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि जे क्रॉस के करेंगे, डैट इज आई. B is along the Z direction. ठीक है. The magnetic field in a plane EM wave is this. What is the wavelength?
ये जो एग्जांपल्स वगैरह है ना, इसके लिए हम अलग ही वीडियो बना देंगे. अभी 8.4 करते हैं. Electromagnetic spectrum. At the time Maxwell predicted the existence of EM waves, the only familiar electromagnetic waves were the visible light waves. The existence of UV and infrared waves were barely established. By the end of the 19th century, X rays, gamma rays had also been discovered. We know that EM waves include visible light waves. हमें पता है कि जो EM waves है उसमें विजिबल लाइट वेव्स होती है. एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, etc. The classification of EM waves according to frequency is the electromagnetic spectrum. There is no sharp division between one kind of wave and the next. The classification is based roughly on how the waves are produced and or detected. ये हमारी देखो वेव्स है 10 से 10⁻6 तक. ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है. 10⁻6 से 1007 तक. ये क्या है? AM रेडियो. 7 से 9 तक टेलीविज़न और 7 से 12 तक टेलीविज़न और FM रेडियो. 400 से 700 नैनोमीटर हमारी ये विजिबल रेज आती है. We briefly describe these different types of EM waves in order of decreasing wavelength. Radio waves क्या है? Radio waves were produced by the accelerated motion of charges in conducting wires. रेडियो वेव्स को किस तरह से प्रोड्यूस करा जाता है? जब हम कंडक्टिंग वायर्स के अंदर बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस की एक्सेलरेटेड मोशन से इन कंडक्टिंग वायर्स, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम. ये रेडियो में यूज़ होते हैं एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में. दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में होते हैं. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड AM बैंड इज़ फ्रॉम 530 से 1710. Higher frequencies up to 54 megahertz are used for short wave bands. TV waves range from 54 megahertz से 890. The FM radio band extends from 88 से 108. Cellular phones use radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency band. How these waves are transmitted and received is described in chapter number 15. अब माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स होते हैं विद फ्रीक्वेंसीज इन दी गीगाहर्ट्ज. इनकी फ्रीक्वेंसी किस में होती है? गीगाहर्ट्ज में. आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स. ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ्स, उनकी शॉर्ट वेवलेंथ्स की वजह से they are suitable for the radar systems used in aircraft navigation. Radar also provides the basis for the speed guns used to time fast balls, tennis serves and automobiles. Microwave ovens are an interesting domestic application of these waves. In such ovens, the frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency. Microwave ovens में क्या होता है? Are an interesting domestic application. In such ovens, the frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency of water molecules so that energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules.
This raises the temperature of any food containing water. वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए, so that energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecule. This is such a nice thing I read today. Microwave oven. अबे the spectrum of EM radiation contains a part known as microwaves. These waves have frequency and energy smaller than visible light and wavelength larger than it. What is the principle of microwave oven and how does it work? Our objective is to cook food or warm it up. All food items such as fruits, vegetables, etc. contain water as a constituent. Now, what does it mean when we say that a certain object has become warmer? When the temperature of the body rises, the energy of the random motion of the atoms and molecules increases, and the molecules travel or vibrate or rotate with the higher energies. The frequency of the rotation of water molecules is about 2.45 gigahertz. If water receives microwaves of this frequency, its molecules absorb the radiation, which is equivalent to heating up water. These molecules share this energy with neighboring food molecules, heating up the food. One should use porcelain vessels and not metal containers in a microwave oven because of the danger of getting a shock from accumulated electric charges. Metals may also melt from heating. The porcelain containers remains unaffected and cool because its large molecules vibrate and rotate with much smaller frequencies and thus cannot absorb microwaves. Hence, they do not get heated up. Thus, the basic principle of microwave oven is to generate microwave radiation of appropriate frequency in the working space of the oven where we keep food. This way, energy is not wasted in heating up the vessel. In the conventional heating method, the vessel on the burner gets heated first, then the food inside gets heated because of transfer of energy from the vessel. In the microwave oven, on the other hand, energy is directly delivered to the water molecules which is shared by the entire food. Infrared waves क्या होती है? Infrared waves are produced by hot bodies and molecules. This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength and of the visible spectrum. Infrared waves are sometimes referred to as heat waves. This is because water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. For example, CO2 and H3 also absorb infrared waves. After absorption, their thermal motion increases, that is, they heat up and heat their surroundings. Infrared lamps are used in physical therapy. Infrared radiation also plays an important role in maintaining the Earth's warmth or average temperature through the greenhouse effect. Incoming visible light, which passes relatively easily through the atmosphere, is absorbed by the Earth's surface and re-radiated as infrared radiations. This radiation is trapped by greenhouse gases such as CO2 and water vapor. Infrared detectors are used in Earth satellites both for military purposes and to observe growth of crops. Electronic devices also emit infrared and are widely used in the remote switches of household electronic systems. Visible rays क्या होती है? It is the most familiar form of EM waves. It is the part of the spectrum that is detected by the human eye. It runs from about this to this hertz, or a wavelength range from this to this. Visible light emitted or reflected from objects around us provides us information about the world. Our eyes are sensitive to this range of wavelengths. Different animals are sensitive to different range of wavelengths. For example, snakes can detect infrared waves, and the visible range of many insects extends well into the ultraviolet.
अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? इट कवर्स वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 400 नैनोमीटर डाउन टू 600 नैनोमीटर 6000 नैनोमीटर 0.6 nanometer, sorry. Ultraviolet radiation is produced by spatial lamps and very hot bodies. The sun is an important source of UV light, but fortunately, most of it is absorbed in the ozone layer in the atmosphere at an altitude of 40 to 50,000 kilometers. UV light in large quantities has harmful effects on humans. Exposure to UV radiation induces the production of more melanin, causing tanning of the skin. UV radiation is absorbed by ordinary glass. Hence, once one cannot get tanned or sunburned through glass windows. Welders wear special glass goggles or face masks with the glass windows to protect their eyes from large amount of UV produced by welding arcs. Due to its shorter wavelength, UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications such as LASIK, laser assisted in situ keratomyelitis, eye surgery. UV lamps are used to kill germs in water purifiers. Ozone layer in the atmosphere plays a protective role, and hence its depletion by chlorofluorocarbons such as freon is a matter of international concern. X-rays क्या होती है? Beyond the UV region of EM spectrum lies the X-ray region. We are familiar with the X-rays because of its medical applications. It covers wavelengths from 10 raised to the power minus 8 say 10 raised to the power minus 3 meter. One common way to generate X-rays is to bombard a metal target by high energy electrons. X-rays are used as a diagnostic tool in medicine and as a treatment for certain forms of cancer. Because X-rays damage or destroy living tissues and organisms, care must be taken to avoid unnecessary or overexposure. Gamma rays क्या होता है? They lie in the upper frequency range of the EM spectrum and have wavelength of from about 10 raised to the power minus 10 meter to less than 10 raised to the power 14 meter. This has frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei. They are used in medicine to destroy cancer cells. They are used in medicine to destroy cancer cells. अब समराइज कर रहा हुआ है इसमें टेबल 8.1 में. This is all we need to study in this chapter. So that's all for today.